गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के आगे। तो इसमें हमने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो इसके हमने एक चार्ट भी बनाया है, जो आप बिल्कुल देख लें। तो यहाँ पे आपको चार्ट में क्या दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के नेम है और इसके सिंबल ई से नोट करेंगे। और एवरेज चार्ज क्या रहेगा इसका, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज क्या रहेगा, तो -1 रहेगा। और मास पर केजी कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। और मास पर यूनिट क्या रहेगा, 0.0054। ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेट मास पर यूनिट रहेगा 0। ठीक है, तो हम इसमें और बात कर सकते हैं। प्रोटॉन की क्या होगी, तो प्रोटॉन हमारा पी से नोट करेंगे। एब्सोल्यूट चार्ज क्या रहेगा, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज क्या रहेगा, तो +1 रहेगा। और मास पर केजी क्या रहेगा, तो 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है, मास पीरियड क्या रहेगा इसका, तो 1.0027। ठीक है, 727 देख रखा है। अप्रोक्सीमेट मास क्या होगा इसका, 1। आइए न्यूट्रॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन के क्या होगा, n से नोट करेंगे। एब्सोल्यूट चार्ज इसका 0 रहेगा। रिलेटिव चार्ज इसका 0 रहेगा। मास पर केजी इसका 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। और मास पीरियड कितना रहेगा इसका, 1.00867। और अप्रोक्सीमेट मास इसका 1 रहेगा। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगा कि और एक चीज यहाँ पे ऐड करेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे आपको, तो इलेक्ट्रॉन मेरा ऑर्बिट में पाए जाएंगे। एक बार मैं ऐसा चार्ट बना देता हूं। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ पाए जाएंगे, तो प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, तो न्यूट्रॉन भी हमारे पास न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। ठीक है, आई बातें समझ में। तो ये मेरे पास क्या हुआ करेगा, पूरे चार्ट। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हो गई, ये हमने कहा प्रॉपर्टी। और ये से आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए आपको हम आगे चलते थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में लिख दूं यहाँ पे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो आपको एक चीजें और पता होनी चाहिए कि एटम्स के बारे में बेसिकली किसी को पता नहीं था कि एटम्स किस तरह का होगा, 2 डायमेंशन बॉडी है कि 3 डायमेंशन है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन भी आए, मिल्टन भी आए और फिर रदरफोर्ड भी आए। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट है, लेकिन 3 साइंटिस्टों के मेनली हमारे बुक में दिया रहता है एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने ये कहा, इन्होंने 1898। और अगर हम जे थॉमसन की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, जे थॉमसन मॉडल इफेक्ट को किसने बताया था, जे थॉमसन। इन्होंने कहा कि पाइप बडिंग मॉडल ऑफ एटम लिया और एक ऐसा चीज लिया। इन्होंने कहा कि इसमें जो पाइप बडिंग मॉडल है, इसमें जितने भी सीड रहेंगे, सीड, और आपने देखा होगा वाटरमेलन, तो वाटरमेलन के अंदर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था वाटरमेलन का। इन्होंने कहा कि जितने भी ये सीड्स हैं, ये सभी हमारे कैसे रहेंगे, निगेटिव चार्ज। सीड कैसा रहेगा, निगेटिव चार्ज। रेस्ट बाकी के जितने भी होंगे, रेस्ट आर पॉजिटिव। जो बच गए इसमें वो क्या रहेगा, दीज आर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इन्होंने तब एक बात और कही इन्होंने कि जितने भी सीड होंगे वो निगेटिव चार्ज होंगे, और जितने भी रेस्ट बाकी के इसमें चीजें रहेंगे वो सबके सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। तो जो निगेटिवली चार्ज है वो क्या है, सीड है। मतलब कि निगेटिव एंड पॉजिटिव कंबाइंडली एक साथ कैसे रह सकता है, ये तो बातें गलत हो जाएगी। अगर निगेटिव पॉजिटिव एक साथ है तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर एटम को क्या कर सकती है, आइसोलेट। और एटम फिर हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होंगे। तो फिर हमारा एटम एक साथ कैसे एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आपस में कंबाइंड भी हो सकता है।
तो ये बातें इनकी गलत होगी कि जे थॉमसन ने जो भी कहा ये बातें उतनी सत्य नहीं निकला। इन्होंने कहा एक और चीज इन्होंने इनके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, he proposed the theory according to watermelon the seeds are negatively charged and the rest are positively charged. So atom becomes neutral, atom become neutral, ठीक है। So this theory is failed. तो थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। जिस वजह से हमारा जे थॉमसन की जो बनाई गई पाइप कटिंग मॉडल था वो भी हमारे पास क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, आइए अब इसमें हम बातें करते हैं दूसरी चीजों पे। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर एक और चीज। अब हम कल की जो बातें थी, रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या करी थी? अल्फा पार्टिकल लिया था और 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, इसको हम एक और चीज बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा फिगर बनाऊंगा। इन्होंने कहा कि एक बड़ा सा गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल इवन 12 सेंटीमीटर का रहा था, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई। ये मेरे पास सपोज मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। इससे क्या हुए? रेस गए, बम्बार्डिंग किया, तो पहला रेस क्या हो गए? कंप्लीटली पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन हुआ था। दूसरी बार रेस भेजा तो 120 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट किया, थर्ड टाइम बाउंस बैक ऑन इट्स पाथ हो गए। तो 3 केस मिले यहां से। फिर से इन्होंने नीचे भेजा तो फिर से पास हो गए, फिर से देखा तो 120 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए। इन्होंने बातें कही, कंक्लूजन क्या क्या मिला 3 पॉइंट से, वो मैं बातें आपसे कर सकता हूं। तो यहां पे मैं बात करता हूं, ही bombarded alpha particle
on gold foil, then he observed that first point, some of the rays passes through gold foil without any deflection. Without any deflection. ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ. विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या होगा? सम ऑफ द रेज आर पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल. ठीक है, अब मैं बातें करूंगा. सेकेंडली इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? वेरी फ्यू आर पासेस विद एंगल. ठीक है, ऑब्जर्व किया था. क्या क्या ऑब्जर्व किया था वो मैं बात आपसे कर रहा हूं. सेकेंड पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व करी, वेरी फ्यू रेज passes with some एंगल. ठीक है, कुछ एंगल पे क्या हुआ? पास कर गया. और तीसरी बात ही कही, वेरी फ्यू रेज आर बाउंस बैक ऑन इट्स पोजीशन. अपने पोजीशन पे क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया. तो ये मेरा क्या था? ऑब्जर्वेशन था. ठीक है, ऑब्जर्व किया इन्होंने. अब मैं बात करता हूं कंक्लूजन का. क्या क्या कंक्लूजन किया? तो पहले पॉइंट से क्या कंक्लूज किया? सम ऑफ द रेज पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. पहला, बिकॉज ठीक है, देयर मस्ट बी नेगेटिव चार्ज अराउंड द कॉर्नर ऑफ एटम. तो एटम के कॉर्नर पे क्या रहा होगा? नेगेटिव चार्ज रहा होगा. ठीक है, एटम ऑब्जर्व फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व किए. सेकेंडली इन्होंने क्या कहा? वेरी फ्यू रेज आर पासेस थ्रू सम एंगल because there must be positive charge around the atom. ठीक है, around the atom. So it deflect with some angle. इसलिए क्या रहा होगा? कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट किया होगा. तीसरी बात इन्होंने कही, वेरी फ्यू रेज आर बाउंस बैक ऑन इट्स पाथ. इसका भी रीजन है because their
must be positive charge at center of atom। तो एटम के सेंटर पे क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। ठीक है, ये बातें इन्होंने बताई। तब इन्होंने क्या करी, एक डेफिनेशन बताया। वो किसका बताया? तो न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या है इन्होंने कही, क्या है? तो दी डेंस स्पेस एट center of atom where entire mass is concentrated, entire mass is concentrated, ठीक है, is called न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की डेफिनेशन बता दी। ठीक है, हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद इनके और मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिजल्ट्स क्या हुए और इनके फीडबैक क्या थे। ठीक है, वाई रदरफोर्ड फेल, इसमें आता है वाई रदरफोर्ड फेल्स। पहली बात इन्होंने कही, ठीक है, क्यों फेल हो गया इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं, रदरफोर्ड फेल क्यों हुए। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, ये बातें सही थी, लेकिन इन्होंने एक पॉइंट और ऐड कर दी। इन्होंने एक चीज कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, like sun revolve around, like planet revolve around sun। ठीक है, ये बातें कुछ हद तक सही थी। जैसे इन्होंने कहा as electron revolve it continuously emit energy and at times come it falls in न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इन्होंने कहा कि ये है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा कि ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटिंग एनर्जी, और एक समय ऐसा है न्यूक्लियस के अंदर क्या करेगा, फॉल कर जाएगा। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, इसका मतलब कि एटम तो डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस बात को क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं रदरफोर्ड के नियम को गलत करने के बाद कौन आ सकते हैं, तो नील बोर्स। ठीक है भाई, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, घूमते घूमते आके न्यूक्लियस के अंदर गिर रहा था। नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमेगा लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। क्यों घूमेगा, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन घूमेगा। यहां तक बातें सही थी, यहां तक बातें सही थी इनकी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, यहां तक बातें हमने कही, यहां तक बातें आपकी सत्य थी। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा
और घूमते घूमते कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिरेगा भी, तो ये बातें गलत होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये चीज इन्होंने सही नहीं बता पाए। तब कौन आ गए? नेक्स्ट साइंटिस्ट है नील बोर्स। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है और रीजन क्या है घूमने का। ठीक है भाई, तो रीजन, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। He explained why electron revolve around the न्यूक्लियस, क्यों न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, इन्होंने एक और बात और पूछी रदरफोर्ड से, चलिए बताइए, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, क्या ये फिक्स पाथ है इलेक्ट्रॉन का? क्या इलेक्ट्रॉन यहीं से घूमेगा? यहां से क्यों नहीं घूम रहा था? यहां से क्यों नहीं घूम रहा था? यहाँ पे कोई किसी तरह का हाईवे था या फिर किसी तरह का यहाँ पे रोडवे बने थे जो यहाँ से घूम रहे थे? यहाँ से क्यों नहीं घुमा? यहाँ से क्यों नहीं घुमा? यहाँ से क्यों नहीं घुमा इलेक्ट्रॉन? ठीक है, बहुत सारे सवाल पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन आखिर यहाँ से क्यों नहीं घूम रहा था, क्या रीजन था इसका। चलिए मानते हैं, आखिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर क्यों काट रहा था। ठीक है, कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए, ऐसे तो नहीं घूमेगा। आखिर सर्कुलर क्यों घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों नहीं भाग रहा था सीधे, इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में ही क्यों जा रहा था न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन के घूमने के क्या रीजन थे कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल वे में घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ऐसे इस तरह से भाग रहा था या फिर वो किसी तरह का पाथ डिटरमाइन किया था। ये अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू, और न्यूक्लियस से कितना दूरी होना चाहिए, कितने दूरी पे घूमेगा। ठीक है, ये सारी बातें कौन है न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको डेरिवेशन करके बताऊंगा, आखिर न्यूक्लियस से कैसे अटैच हुआ करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में हमने बता रखा है। ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन वहां काफी अच्छे से।